आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस के पूरे 100 प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकता है। हमने आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 500 प्रश्न बताने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, जिसमें से 300 प्रश्न जो रहेंगी वह ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगी और 200 प्रश्न जो रहेगी वह सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगी। और ये जो हम प्रश्न आपको बता रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप अनदेखा न करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ये जो भी प्रश्न है आपके क्वेश्चन बैंक यानी कि पिछले साल का जो भी परीक्षा हुआ है उसके अनुसार ये क्वेश्चन लेकर के आया गया है, आपके मॉडल पेपर के अनुसार है ये हर चीज़, तो आप इसे मिस नहीं करिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट का हम 300 ऑब्जेक्टिव और 200 सब्जेक्टिव यानी कि 500 प्रश्न कराने वाले हैं, तो आप एक एक करके ज़रूर देखिएगा। ये आपका पार्ट 2 है साइंस के ऑब्जेक्टिव का। यदि इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मॉडल सेट और बिहार बोर्ड की ओर से जो भी न्यूज़ आती है वो भी सारी चीज़ आपकी मिल जाएगी, तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फटाफट जा करके आइए बात करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रश्न कह रहा है। तो मेरा नाम है मंटू और स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन में। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को मदद जरूर कीजिएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए फटाफट। और आपसे यदि हो सकता है, यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। जैसा कि हमने 100 प्रश्न आपको पार्ट 1 में बता दिया है और 100 के बाद से हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि आज हम लोग का 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा और एक और पार्ट बनेगा जिसमें 100 प्रश्न और बताएंगे, यानी कि 300 कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और 200 हम सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको कंप्लीट करा देंगे। और बहुत सारा सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिया है, तो जाइए उन सभी वीडियो को आप देखिए। वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं, सारी वीडियो एक एक करके मिल जाएगी। आइए बात करते हैं आज के प्रश्न पे कि आज का प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। बताना है कि प्रकाश की जो किरण होती है वह गमन करती है, क्या वह सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर आपको बताना है। यदि इसका उत्तर है तो फटाफट आप हमें बता दीजिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अपना नाम जरूर लिखिएगा और कहाँ से हैं ये भी लिखिएगा, यानी कि कौन से जिले से हैं आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए, तो कह रहा है प्रश्न की प्रकाश की किरण गमन करती है। तो देखिए, प्रकाश की जो किरण होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि आप 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश की जो किरण होती है वह सीधी रेखा में ही गमन करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो किस में न्यूनतम होता है, निर्वात में, कांच में, जल में, वायु में या कांच में। तो देखिए, प्रकाश का जो वेग होता है वह कांच में जो होता है वह सबसे क्या होता है, न्यूनतम होता है। यानी न्यूनतम का मतलब होता है कम होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। फटाफट लाइक कर दीजिए बाबू, जो भी लाइक नहीं किए हैं ये कंजूसी न कीजिएगा, लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मतलब कि मोटर गाड़ी जो होती है उसके चालक के जो सामने, यानी कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के सामने जो होता है वो जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो आप लोग ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये सारी क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में करा रहे हैं और करा दिए हैं बहुत सारा प्रश्न, तो जाइए सभी वीडियो को जरूर देखिएगा वीडियो के प्लेलिस्ट से, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि उत्तल दर्पण हो जाएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण। ओके, चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, वहां पे तो चालक के सामने की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया गया कि मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट की जहाँ भी बात की जा रही होगी वहाँ पे आपको होता है अवतल दर्पण की, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और अभी तक बहुत ऐसे बच्चे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आगे से नहीं जाएगा, तो ये जरूर कर लीजिएगा। जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए, है ना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नहीं किए हैं।
है ना, रेड कलर का जो बटन दिखाई देता है उसको दबाइएगा, सब्सक्राइब लिखा होगा तो सब्सक्राइब करके घंटा आएगा, घंटे का आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो ही आपको आगे से वीडियो नहीं मतलब कि मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक या काल्पनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो समतल दर्पण होता है वह समतल दर्पण में वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो समतल दर्पण में नहीं बन सकता, क्योंकि जो हम लोग यूज़ करते हैं समतल दर्पण में, तो हम लोग का जो जिस प्रकार से प्रतिबिंब रहता है वही तो दिखाता है ना आईना में। जब हम लोग आईने का प्रयोग करते हैं तो वैसा ही ये फिगर दिखाता है, प्रतिबिंब दिखाता है जिस प्रकार से हम हैं, यानी कि क्या बनता है वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। देखिए लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वह डायऑप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया गया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायऑप्टर, यानी कि ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाया जाता है उस चित्रों को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है किरण आरेख वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि दो डायऑप्टर यानी कि 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होगा वह कितना होगा? कितना? 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है वह कितना होगा ये आपको बतानी है। तो उसका कितना हो जाएगा बाबू? तो उसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है डी नंबर वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी ही क्यों सही होगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर ही क्यों सही होगा? आइए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं सॉल्व करके। आप सभी जानते हैं कि P बराबर होता है 100/F जब सेंटीमीटर में हो तब। कब? जब सेंटीमीटर में हो। तो सेंटीमीटर में ही दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो यानी कि P बराबर 100/F हो जाएगी। तो P कौन है? डायऑप्टर, यानी कि 2 डायऑप्टर दिया है, यानी कि 2 बराबर हो जाएगी 2 बराबर क्या हो जाएगी? 100/, क्या हो जाएगी? F हो जाएगी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1। अब इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। तो 2 में F से करेंगे क्या हो जाएगा? 2F, और 2F और 1 में 100 से करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 2F बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2F बराबर हो जाएगा 100। इसलिए F बराबर, यानी कि F क्या कह रहा है? फोकसांतर। F बराबर क्या हो जाएगा? 100/2। अब कटाइएगा तो क्या होगा? 100 में 2 से तो 50 आ जाएगी, इसलिए इसका उत्तर क्या है? 50 सेंटीमीटर सही है। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। ये छोटा सा प्रश्न था को न्यूमेरिकल, तो आप ऐसे जान गए कि कैसे इसको बनाया जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर मीटर में रहता तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मीटर वाला में क्या करते हैं हम लोग? P बराबर 1/F के फॉर्मूले लगाते हैं। कब? जब वो मीटर में हो, मीटर में हो तब। लेकिन सेंटीमीटर में हो तो कौन सा फॉर्मूला? 100/F लगाते हैं P बराबर। ओके, तो इस फॉर्मूले से हमने बनाया तो क्या आया? ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी जो क्षमता होगी वह क्या होगी? देखिए अभी वही प्रश्न है तो उलट दीजिए। जब वहाँ पे 2 डायऑप्टर था तो 50 सेंटीमीटर आया था, तो यहाँ पे कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर अगर क्या है? फोकसांतर है, तो उसकी क्या हो जाएगी? क्षमता क्या होती है? 2 डायऑप्टर जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी में भी 2 डायऑप्टर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वो -D दिया गया है, यहाँ पे +D दिया गया है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए, उत्तल लेंस की, उत्तल की बात की जाए, उत्तल की बात की जाए तो वह जो होती है वह प्लस में वैल्यू आती है उसकी। लेकिन अवतल की जी बात करते हैं हम लोग, अवतल की, तो वह माइनस में आती है। ठीक है, कैसे? चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार। चिन्ह परिपाटी नियम क्या होती है आपको हम सारी चीज़ें आपको सब्जेक्टिव टाइम में बता देंगे, तो आपको परेशानी होनी है। हमारे सभी वीडियो देखिए, एक भी वीडियो अगर मिस करते हैं, नहीं देखते हैं, तो आगे जाकर के पछताना पड़ेगा, तो फिर आप कहिएगा कि क्या हो गया। इसलिए कहते हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, और एक भी वीडियो ना छोड़िए, और बेल आइकन को ऑन कीजिए, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए
अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के जो किरण होती है, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, या किरण पुंज कहते हैं, या प्रदीप्त कहते हैं, या नॉन कहते हैं? तो देखिए उसे हम लोग कहते हैं किरण पुंज, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है वह बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जो उत्तल लेंस होती है उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो उत्तल लेंस होती है वो उसका जो भी मान आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव आता है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? धनात्मक आती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता। अब देखिए अवतल लेंस यहाँ पे बात कर दिया गया, अभी उत्तल बात किया गया था, तो अवतल लेंस की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? वो ऋणात्मक हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगी, है ना। ध्यान से समझिए, क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी नहीं कि निगेटिव हो जाएगी, ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, सारी क्वेश्चन ऐप में हम अपलोड कर दिए हैं, तो परेशानी नहीं होनी है। और जो लोग भी टेलीग्राम से हमारे नहीं जुड़े होंगे, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह से जुड़ जाइए ताकि सभी जगह सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। चलिए, और ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर अगर जाकर के मंटू सर केवल लिखते हैं तो भी आपको ऐप मिल जाएगी। मंटू सर, MANTU और SIR सर लिखिएगा तो मिल जाएगी, या चैनल का नाम लिखिएगा, आसान रहेगा, DLS एजुकेशन। प्ले स्टोर पे लिखिएगा ना DLS एजुकेशन तो आपको ऐप मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी कीजिए। जो भी क्वेश्चन अपलोड नहीं होगा उसे अपलोड कर दिया जाएगा, काम चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगला कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। ये बड़ा कंफ्यूज करता है तो याद कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए इसका भी ट्रिक बता देंगे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में। और देखिए यहाँ पे भी इस वाले प्रश्न की भी हमने रख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आगे चल के परेशानी ना हो। अवतल लेंस को कहते हैं, यानी कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तभी आपको हमने बताया कि अपसारी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है? अब आपकी जो ये उल्टी गिनती जो है ना वो शुरू हो गई है, मतलब कि परीक्षा की नज़दीकी इतना ज़्यादा आ रही है कि आपको कुछ कह नहीं सकते। मतलब आपको एकदम अब लगातार पढ़ना होगा, अब आपको मिस नहीं करना, एकदम लगातार पढ़ते रहिए, है ना। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बहुत कुछ ही दिन बचा हुआ आपके परीक्षा में, तो आज से सतर्क हो जाइए और पढ़ाई कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है बाबू, जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो देखिए मिट्टी का जो प्रयोग है उसका नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह दर्पण कौन सी है? छोटा प्रतिबिंब। तो देखिए उत्तल दर्पण जो है ना उससे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना। इसलिए ही उसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों की साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है वह आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और यही दर्पण है जिसका उपयोग जो होता है वह हजामती दर्पण में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे बाल कटिंग या दाढ़ी बनाने का काम किया जाता है उस वाली, यानी कि सैलून में जो होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि बाल जो होती है ना दाढ़ी बनाते समय जो छोटा छोटा बाल हो वह आसानी से दिख सके, है ना, इसलिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन, 100 प्रश्न करना है। चलिए तो यहाँ पे 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप सभी जानते हैं प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है
है ना, हवा से कांच में। ध्यान से इस सभी प्रश्न को जो है ना, फिजिक्स वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो वह मुड़ जाती है। वह कहाँ मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से के निकट होती है, या अभिलंब के समानांतर हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, आप सभी को पता होगा, जरूर बताइएगा फटाफट। वैसे बता दें, इसका बिल्कुल उत्तर आपको बी होना चाहिए कि अभिलंब के निकट हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्य जो होता है वह क्या होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। यानी कि जो फोटोग्राफी होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए। तो देखिए वो हो जाएगा उत्तल लेंस का, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, उत्तल लेंस का। चलिए, क्योंकि जब भी आप देखते हैं उसमें आप कैमरा जो आप यूज किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा फोटोग्राफी वाला कैमरा, ठीक है, उत्तल लेंस का। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी उसी समय से हम बोल पा रहे हैं इसी प्रश्न पे कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। चलिए ध्यान से अगर वीडियो देखते हैं, अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं आज से और मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं, मैं गारंटी कहता हूं कि पूरे के पूरे आपको एक भी प्रश्न जो होगा नहीं छूट के आएगा, सभी प्रश्न बनेगा, क्योंकि यही सभी से बाहर पूछा नहीं जा सकता। मतलब जितना हम आपको बता देंगे क्वेश्चन, मेरा पूरा वीडियो आप देखे होंगे, उससे बाहर से नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। आप जा करके बाद में आप एग्जाम से आने के बाद से में कहिएगा कि हाँ सर ये प्रश्न था, नहीं आया। 100% सारी प्रश्न हम आपको कंप्लीट करा देंगे। एक भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा जो आपसे नहीं पूछा गया, मतलब आप नहीं पढ़े होंगे, सारी क्वेश्चन को हम पढ़ा देंगे। बस आपको अब सतर्क होना है, लगातार आप क्लास चल रही है, फटाफट क्लास करिए ध्यानपूर्वक, एक भी वीडियो को नहीं छोड़नी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता जो त्रिज्या हो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, क्या होगी इसका सही उत्तर, आप फटाफट बताइए। न्यूमेरिकल है छोटा सा, आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए क्या होती है, इसका 2 गुना होता है, यानी कि हो जाएगा 2f, यानी कि अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया हो तो क्या हो जाएगा, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आप जानते हैं, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी की दुगुनी हो जाएगी, यानी कि ये जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। दुगुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगी 20, यानी कि ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को जो हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बतानी है। तो ध्यान पूर्वक आप इसका उत्तर याद कर लीजिए कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो हम लोग कोण का जो नाम है, यानी कि जिससे हम उसका प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो आपका ये इस तरह से रहता है, इधर से आपका किरण आती है, इधर चला जाती है, ये आपतन कोण होगा, ये परिवर्तन कोण हो गया, ये बीच में अभिलंब होता है। इसमें निर्गत किरण की बात ही नहीं की जाती है, निर्गत कोण की, तो क्या हो जाएगा, ये परावर्तन जो होगा वह कोण कहा जाता है, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तन कोण। 2 ही कोण होता है, एक आपतन कोण होता है, परिवर्तन कोण होता है, और आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये सभी आप पढ़े होंगे, कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि जितनी वैल्यू आपतन कोण की होगी उतनी वैल्यू परावर्तन कोण की होगी। ओके, चलिए, तो इसमें प्रश्न कह रहा था कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो आपका बीच का जो ये अभिलंब होता है, ये अभिलंब कहते हैं इसको, ठीक है, इसके बीच कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए उसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है, तो देखिए आपको बता दें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में यदि हम बात करते हैं तो उपयोग होता है उत्तल लेंस का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, बनता होगा यहाँ पे। कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए अवतल के द्वारा आपको क्या होता है, अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप परावर्तन
के नियम से निर्धारित होता है। तो अभी आपको हमने बताया कि प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये सभी आप शुरू से ही जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, तो आप जानते हैं जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा और आभासी होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर हो जाए। कैसा होता है, सीधा और आभासी होता है, वह उल्टा नहीं होता है, वो सीधा और आभासी होता है, ये जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में। काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा भी आपको हम जब बताए होंगे, यानी कि जो हमें सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख रहे होंगे, यानी आप एक भी वीडियो आप नहीं छोड़े होंगे, सारे वीडियो देखे होंगे, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, शायद आपके सेंटर परीक्षा में भी पूछा गया था। तो देखिए 2 होती है, लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्या होती है, तो 2 होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होता है इसको आपको बतानी है। तो देखिए वो होता है अवतल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी आपको हमने बताया कुछ देर पहले कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उस समय बताए थे ना कुछ देर पहले कि अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं दाढ़ी यानी कि हजामती दर्पण में, यानी कि सैलून में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि दाढ़ी के जो छोटे छोटे तिनके होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो आसानी से दिख सके, है ना, क्योंकि वो बड़ा फोकस मतलब कि बड़ा ये बनाता है फेस चेहरा जो है प्रतिबिंब बनाता है ना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो रेटिना पे बनता है। आप सभी जानते हैं रेटिना कहे तो या उसी को दृष्टिपटल कहे तो बात वही है। ये देखिए आपको कंफ्यूज कर सकता है, कभी रेटिना और कभी दृष्टिपटल दे सकता है ऑप्शन में। तो हमने दोनों ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया है या करके, यानी कि दोनों आप याद करिए। अगर ऑप्शन में रेटिना रहता है तो अभी रेटिना पे ही क्लिक कीजिएगा, यानी कि आपको गोला लगाना है। और ये दृष्टिपटल ऑप्शन में देता है दृष्टिपटल, तो दृष्टिपटल भी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि दोनों का एक ही नाम है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो देखिए तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या होती है वह प्रकाश के किस सिद्धांत पे जो होती है वह आधारित होती है, किस पे आधारित होती है। जब आप पढ़ रहे होंगे उसी समय से बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं तो याद है आपको कि अपवर्तन पे ये होता है, आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। देखिए नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है, जब अधिक हो जाती है तब की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन को थोड़ी थोड़ी घुमा के पूछी जाती है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछी जा रही है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो हो वह अधिक हो जाती है तब कौन सा दोष हो जाता है। तो देखिए जब नेत्र की फोकस दूरी जब मतलब कि अधिक हो जाती है तो उस समय जो दोष होता है वह कौन सा दोष होता है, तो उसमें होता है दूरदृष्टि दोष होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर देखिए प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, काल्पनिक सीधा या छोटा होता है, या काल्पनिक उल्टा बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, वह वास्तविक उल्टा और तथा बड़ा होता है। तो देखिए जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये याद करके रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। मतलब कि ये क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है। अभी आपको एक तरह और क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह से, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जब हम लोग देखते हैं मतलब कि किसी अगर व्यक्ति के पास कोई दोष आया हो और वह बोल रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसे समझिए कि हमारे अस्पष्ट की जो निकट की जो वस्तु है वो हमें क्या दिखा रही है, अस्पष्ट नहीं दिख रही है, यानी कि नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिख रही है। तो ऐसे में कौन सा दोष उसको हो जाता है, तो उसके पास जो ये दोष हो जाता है तो उस दोष को हम लोग क्या जानते हैं, दूरदृष्टि दोष जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, अगर दूर की साफ साफ दिखाई देगा तो वह दूरदृष्टि हो गया, उल्टा हो जाएगा कि जो दिखाता है वही दोष होता है, यानी कि दूर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रही है तो वही दोष है, यानी कि दूरदृष्टि दोष है। अगर नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो दिखाई देगा वही दोष होगा।
है ना। यानी कि दूर दृष्टि दोष में आपको क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है ना। चलिए, तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित हो जाता है वह रंग कौन सा है, सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा। देखिए, तो वो है बैगनी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा है, तो बैगनी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, ठीक है, दूर या निकट की वस्तु के साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को हम लोग क्या कहते हैं। दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता या ज्यादा दूरदृष्टिता होगा यहाँ पे। इसका उत्तर सही क्या होगा, को 137 नंबर प्रश्न का जवाब, तो देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि समंजन क्षमता होता है। क्या कह रहा है, समंजन क्षमता इसका हो जाएगा। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, अपने नेत्र होगा, अपने नेत्र की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने में आंख के गुण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उससे समंजन क्षमता कहते हैं। और इस वाले परिभाषा को आप लिख देंगे तो भी हो जाएगा, यानी कि समंजन क्षमता क्या होती है, ये आपके परीक्षा में भी प्रश्न आता है, तो याद करके रख लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि जरा दृष्टिता में पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति का दोष अगर जरा दृष्टि हो तो उसके हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल, अवतल, बाईफोकल या अपसारी, अभिसारी, ये किसका प्रयोग करेंगे, आपको ये चीज़ का जवाब बताना है। देखिए, तो उस समय हम लोग करेंगे बाईफोकल लेंस का, जब कौन सा दोष हो, जरा दृष्टि दोष हो। कौन दोष, तो जरा दृष्टि दोष हो तो उस हम लोग क्या करेंगे, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी। जरा दृष्टि हो तो बाईफोकल लेंस का। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होती है। तो देखिए, निकट दृष्टि जो होती है, निकट बिंदु वो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु जो होती है वो अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकट के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए अनंत, यानी कि ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है 140 नंबर की विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलिया पेशियों द्वारा या आइरिस के द्वारा, किसके द्वारा होती है आपको बताना है। 140 नंबर प्रश्न का जवाब, तो इसका हो जाएगा पुतली द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है वो उस नेत्र को क्या कहते हैं। तो अभी आपको बता रहे थे कि जो दूर की दृष्टि को नहीं देख पाता यानी कि निकट का देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो दोष कहेगा वही आपका, जो दिखाई देगा वही आपका दोष होगा। यानी कि कह रहा है कि जो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, दूर का नहीं देख पाता, इसका मतलब क्या हो गया कि वो निकट का देख रहा है। तो निकट का देख रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन बी। अगला कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के आगे बनता है ना, यानी कि सामने बनता है, आपको ये बताना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से सभी किसके द्वारा होता है। तो देखिए, ये जो होता है वह निकट दृष्टि दोष के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता यदि कम हो जाती है तो जरा दृष्टि दोष हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मतलब चंद्रमा में जो व्यक्ति खड़े होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल या काला। तो देखिए, चंद्रमा पर जो खड़े होते हैं उन्हें अंतरिक्ष यात्री को, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो प्रतीत होता है वह कैसे प्रतीत होता है, तो वह काला प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह डी नंबर सही होगा। क्या होगा, डी नंबर सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो श्वेत रंग होता है ये भी शायद आपके ये सेंटअप एग्जाम में शायद पूछा गया था प्रश्न, तो ये होता है 7 रंग से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य
अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह अधिकतम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इंद्रधनुष का जो बनना होता है, यहाँ पे बनना हो गया है, टाइपिंग में बनना होगा, किस परिघटना पर जो होता है वह आधारित हो जाएगा होता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन सी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फटाफट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन कह रहा है, और लाइक कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि आपको हमने शुरू में ही बता दिया है, यही सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? तो शायद ये क्वेश्चन एक बार और हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, यानी कि दूर की वस्तु को साफ देख पा रहा है, तो यानी कि दूरदृष्टि दोषी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है? प्रकाश के किरणों को कहा जाता है हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। 9th क्लास में भी टिंडल प्रभाव के बारे में आप पढ़े होंगे, तो पता चल गया होगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, मतलब कि सामान्य मानव के लिए दूर जो बिंदु होता है क्या होता है? तो दूर बिंदु होता है अनंत, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। सामान्य मानव के लिए दूर बिंदु क्या होती है? अनंत होती है। और निकट बिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान से देखिएगा, कहीं पे मीटर और सेंटीमीटर दिया रहता है, तो 25 सेंटीमीटर पे क्लिक करना है, यानी कि क्लिक करने का मतलब आपको गोला लगाना है या टिक करना है, 25 सेंटीमीटर पे, मीटर पे नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए उसका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का, ताकि अगर निकट दृष्टि दोष हो तो वह निकट की वस्तु, यदि उसे क्या कह रहा है, निकट दृष्टि जब जो दोष हो जाता है तो क्या होता है? निकट की वस्तु क्या करता है? उसको साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, इसलिए क्या किया जाता है? उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है, ये आपको बताना है मानव नेत्र में। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अप्रदर्शित हो जाता है? ठीक है, किसमें जो होता है धुंधला अप्रदर्शित होता है, तो ये आपका क्या कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु जब होती है तो क्या होती है? धुंधला प्रतीत होने लगता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका जो है वो उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है डी नंबर वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम जो होती है उसमें किस रंग या किरण का जो विचलन होता है या झुकाव होता है वह सबसे क्या होता है? कम होता है। तो देखिए झुकाव की यदि हम बात करते हैं तो झुकाव जो होता है वह सबसे कम होता है आपका लाल रंग का, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। झुकाव कम होता है तो ए का, यानी कि ज़्यादा झुकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, दीर्घ दृष्टि के लिए गोलीकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस या अवतल लेंस, किसका प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि को? तो दीर्घ दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और निकट के लिए अभी आपको हमने बताया अवतल का, तो इसीलिए आपको ध्यान से समझ के और आराम से हम भी बोल रहे हैं ताकि परेशानी आपको ना हो, ध्यान से सुन लिया करें, है ना। एकदम ठंडी का मौसम है, अंदर जाना है यानी कि रजाई के अंदर, बिस्तर के अंदर, और जाकर के आराम से वीडियो देखते रहना है, ध्यानपूर्वक सोचते ये सीखते रहना है। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, परिघटना घटित होती है? तो देखिए प्रिज्म से यदि हम बात करते हैं तो प्रिज्म से हम लोग को जो घटित होती है वो होती है हम लोग का सी नंबर, यानी कि वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है किस रंग का? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है ऑप्शन ए, यानी कि बैगनी रंग का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग
नीला प्रतीत होता है, जो आकाश का रंग होता है वह नीला प्रतीत होता है। किसके कारण जो होता है वह नीला प्रतीत होता है? तो वो होता है आपके प्रकाश के परिकिरण के कारण, यानी कि ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है, यानी कि आंख जो है व्यवहार करता है, आंख किसकी तरह व्यवहार करता है? तो देखिए आंख जो व्यवहार करता है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना। तो देखिए अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, यानी कि कौन ऐसा धातु है जो हमेशा रहता है? तो हमेशा रहता है आपको पारा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑक्सीजन से कौन सा पदार्थ है जो संयोग करता ही नहीं है? तो हो जाएगा क्या चीज? सोना, यानी कि गोल्ड। ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? कौन जो है वह विद्युत का सर्वोत्तम जो चालक है वो है क्या चीज? एजी है, सिल्वर एजी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्न में से या निम्नलिखित में से किस धातु का जो है मुख्य जो है अयस्क है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। ठीक है, डी बॉक्साइट या सॉरी एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु इनमें से कौन है आपको बताना है। तो उपधातु आपका है Sb, ठीक है, स्कैंडियम, यानी कि Sb इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग शुरू से ही जानते हैं कि शुद्ध सोना जो होती है 24 कैरेट में होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगी। कितने कैरेट में? 24 कैरेट में। और 24 कैरेट में किसी भी वस्तु का जो है किसी भी सोना को 24 कैरेट वाला अगर होगा सोना तो उसका आभूषण नहीं बनाया जाता है ना, यानी कि गहना नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 24 कैरेट होगा तो उसमें किसी मिश्र धातु को बना करके, मतलब मिश्र धातु हम लोग करते हैं उसमें और उसके बाद बनाते हैं, यानी कि 22 कैरेट 20 कैरेट का हो जाता है तो ही जा करके वो बन पाता है। कोई गहना बनवाना हो, यानी कि कोई आभूषण बनवाना है तो। अगला क्वेश्चन है कि पीतल है, पीतल क्या है? धातु है या धातु है, मिश्र धातु या उपधातु है? तो देखिए पीतल एक मिश्र धातु है ना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की, लिथियम को जो होता है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगर सोडियम रहता तो उसमें अभी आप टिक कर दीजिएगा, सोडियम भी रहता है तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसमें से आयनिक यौगिक कौन है? देखिए CaCl2 जो है एक प्रकार की आयनिक यौगिक है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह सी जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है? इसमें से अधातु कौन है? तो देखिए जो कार्बन दिया गया है सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जो सी दिया गया है सी से, यानी कि कार्बन, कार्बन ये आपका धातु है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के जो ऊपर के जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा कि वह अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो धातु परमाणु है वो बनाते हैं, तो जो धनायन बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? तो देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह सामान्यतः होते हैं क्षारीय, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को, तो चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाएगा? जहाँ पे भी चुंबक हो उसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि किया जाएगा, तभी तो अलग होगा, चुंबक है तो, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क है उसका सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, फेन प्लवन विधि या फेन उत्प्लवन विधि, यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है सब्जेक्टिव टाइप में, तो इसे आप याद करके जरूर रखिएगा। हालांकि सब्जेक्टिव टाइप जब हम प्रश्न आपको बता रहे हैं
सब्जेक्टिव टाइप वाला वीडियो, तो उसमें आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ आपको बता दिए हैं। या ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पे आप लोग लिखिएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें भी डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को दबा करके या प्ले स्टोर पे चैनल का नाम लिखिए DLS एजुकेशन, शुरू में आपको बता दिए हैं DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है, या मंटू सर लिखिएगा तब भी मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? इसमें से एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु है वह एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो है वह कौन है? तो वह है ऑप्शन ए कि मैग्नीशियम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जो कॉपर का निष्कर्षण होता है वो मुख्यतः किससे किया जाता है? तो वह किया जाता है कॉपर पाइराइड से, यानी कि CuFeS2 से, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया आपका सही उत्तर है, कॉपर पाइराइड से। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो होता है वह जो पाया जाता है वह S8 पाया जाता है। ठीक है, सल्फर 8, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया आपका सी नंबर वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? फास्फोरस का, तो देखिए फास्फोरस का आणविक सूत्र आप जानते हैं कि P4 होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी फास्फोरस का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना जो होता है वह किस द्रव में जो होता है वह घुल जाता है? तो वह घुल जाता है आपका किस में? अम्लराज में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए अम्लराज में। तो जब भी अगर आपके घर पे या कोई भी ये करवाने के लिए आता है, जैसे आते हैं ना लोग कि आपको सोना को साफ़ कर देते हैं, यानी कि गहने को हम साफ़ कर देते हैं, तो अम्लराज ही रहता है, उसमें उसको डुबो करके थोड़ी सी साफ़ करते हैं, वो साफ़ हो जाता है, उसको एक परत झड़ जाता है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोना का जो होती है वो उसमें कमी आ जाती है ना, क्योंकि उसमें का एक परत झड़ जाएगा। तो हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन ए, है ना। तो लाइक नहीं किए प्लीज़, लाइक सभी लोग करेंगे, ये कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपको क्वेश्चन ढूंढ करके लाने में, बनाने में, टाइपिंग करने में, फिर आपको वीडियो बना करके बताने में, ताकि आपका हेल्प हो सके। और आपसे तो कुछ लिया नहीं जा रहा है, बस बोला जा रहा है लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका ही फायदा होगा, आपको ही वीडियो मिलेगा। तो कर लीजिए फटाफट और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा अधातु यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। कौन सा अधातु? देखिए ब्रोमीन जो है वही आपका एक क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन ए। और यहाँ पे पारा मत मार दीजिएगा, यहाँ पे अधातु कह रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि धातु कह रहा है तब और अधातु कह रहा है तब। धातु कहेगा तब पारा होगा, लेकिन अधातु कह रहा है तो आपका ऑप्शन ए होगा, ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसा तथा टीन, यानी कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं सोल्डर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है, ऑप्शन जो दिया गया है 4, इसमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वो कौन है? तो सबसे अभिक्रियाशील है ऑप्शन डी AeO। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जो जनन होता है वो होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या कोई नहीं? पुष्पी पौधों में, तो देखिए पुष्पी पौधों की यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों के द्वारा होता है ना, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा अब बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से कौन जो है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका यहाँ पे होगा, या डिम्बवाहिनी। तो देखिए शुक्रवाहिका जो दिया गया है वही आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे शुक्रवाहिका होगा, शुक्रवाहिका लिखवा गया है। ठीक है, शुक्रवाहिका होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर जो दिया गया है आपका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं? तो नर युग्मक संलग्न को हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये जो 186 नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है इसमें कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग कहते हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। ऑप्शन डी होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। संलग्न को हम लोग इसमें जो दिया गया है किड़वन, बौनापन, मधुमेह, ये ऑप्शन गलती है सभी, यानी कि ऑप्शन डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आप सभी जानते हैं कि ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है वो बी नंबर आपका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग है, तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग है उसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उसे हो जाएगा, यानी कि पुंकेसर हो जाएगा। पुंकेसर को हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि विखंडन होता है, जो विखंडन होता है किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिसामेनिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विखंडन जो होता है वो आप सभी को पता है पहले से कि अमीबा में जो होता है वो विखंडन होता है, यानी कि वो टूट करके बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। विखंडन होता है तो अमीबा में होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? बहु विखंडन यानी कि बहुत सारा विखंडन होता है, वो किस में होता है? बहु विखंडन। तो बहु विखंडन की यदि हम बात करते हैं तो वो होता है आपको अमीबा में ही होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बार बार वो टूट के बढ़ते रहता है, उसका अलग अलग बनते रहता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बायोग्राफियम ब्रायोफाइलियम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ब्रायोफाइलियम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए की पत्तियां। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, या फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में या किस में होता है? आपको बताना है मानव मादा में निषेचन जो होता है वह किस में होता है? तो होता है आपको फैलोपियन नलिका में, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वह किस में होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, या इनमें से सभी में। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार यदि हम बात करते हैं तने द्वारा कायिक प्रवर्धन की, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा किसका जो होता है वह जनन होता है? तो खंडन द्वारा होता है सितारा मछली का, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक प्रबंधन संभव है। जो कायिक प्रबंधन है वह संभव है किसमें जो है किसके द्वारा संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। देखिए कायिक प्रबंधन की यदि हम बात करते हैं तो कायिक प्रबंधन कुछ में जड़ के द्वारा भी होता है, कुछ में तना द्वारा भी होता है, और कुछ में पत्ती के द्वारा भी होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। जो अपस्थानिक कलियां पाई जाती है वह है पुदीने में, आलू में, ब्रोफिलियम में, या इनमें से सभी में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू में। चलिए अगला प्रश्न है कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है मटर में, शैवाल में, है ना, किस में होता है? आपको बताना है मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन द्वारा यदि हम बात करते हैं तो मुकुलन द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन जो है ए नहीं दिया गया है, आपको कर लेना है ईस्ट में। मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, आपको पता है ये चीज़। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए ये भी प्रश्न दोबारा हो चुका है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईस्ट दे दिया है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में वही चीज़ था यहाँ पे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ईस्ट में, या अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में। यानी कि दोनों क्वेश्चन को थोड़ी सी शब्द इधर उधर हो गया है, बाकी क्वेश्चन एक ही है, तो हो जाएगा आपका ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग जो है वह नहीं है? तो इसमें का आपका नहीं है, आपको शुक्रवाही का। ये क्वेश्चन डबल हो चुका है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पराकोष में होते हैं। जो पराकोष में होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको ये बताना है। तो देखिए पराकोष में होते हैं परागकण, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो डी। यानी कि आज अब हम लोग 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब बचा और 100 प्रश्न, 100 इंपोर्टेंट प्रश्न और आपको हम बता देंगे तो पूरे 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, और 200 प्लस हम आपको करा देंगे सब्जेक्टिव, तो हो जाएगा पूरे 500 प्रश्न। और 500 प्रश्न से आपसे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आप हमारे सभी वीडियो जरूर देखिएगा, और चैप्टर वाइज जो भी वीडियो नहीं देखे उन सभी वीडियो को भी देखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल आपको ये सभी बता दिया गया, केवल आप 300 और 200 500 ही वीडियो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। हालांकि इसमें तो आपको एग्जाम में आ जाएगा इसमें से, लेकिन अधिकतर बढ़िया नॉलेज के लिए आपको सब चीज़ देखना जरूरी है। हो सके कि उसमें से ऐसा कोई 1-2 प्रश्न हो जो उसमें हम नहीं इसमें किए हुए हों और वहाँ पे बताए हुए हैं, तो वो भी प्रश्न आप जरूर देखिएगा। ठीक है, यानी कि सभी वीडियो देखना है फटाफट। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जो भी नहीं किए हैं,
और ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा हुआ है। जब कमेंट करके बताते हैं तो हमें हमारा मनोबल बढ़ता है। फटाफट शेयर कीजिए इसे और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।